हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मेन स्टडी। आज हम करेंगे हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 5, द रिवोल्ट ऑफ 1857। तो बिना टाइम वेस्ट किए करते हैं शुरू। आइए। यहाँ जो पहला पैराग्राफ है, इसमें यहाँ पे बताया गया है कि राज्य और जमीन हड़पने के अलग अलग मेथड्स यूज करके ब्रिटिश ने अपनी कॉलोनियल डोमिनेशन बना ली थी। और 1856 आते आते ब्रिटिश जो थे वो इंडिया के मेजर हिस्से में कब्जा करके बैठे थे। इसका सबसे बड़ा रीज़न था कि जो इंडिया के डिफरेंट सेक्शन थे, डिफरेंट रिलीजन्स थे, डिफरेंट सोसाइटीज़ थी, उनका आपस में एकजुट ना होना, जिस वजह से कहीं जो भी रिवोल्ट्स आते वो छोटे छोटे होते, जिस वजह से ब्रिटिशर्स अपने सपोर्टर्स की मदद से उन रिवोल्ट्स पे आसानी से कब्जा पा लेते। और रिवोल्ट्स करने वाले अधिकतर लोग जमींदार्स और मनी लेंडर्स हुआ करते थे। इनके अलावा चीफ्स, लैंडलॉर्ड्स ने भी रिवोल्ट किया, जिनको बाद में ब्रिटिशर्स ने बेइज्जत किया। पीजेंट्स यानी कि किसान, आर्टिसंस और जो आदिवासी लोग थे उनसे उनकी ज़मीन छीन ली गई और उनकी आमदनी पूरी तरीके से ख़त्म हो गई। अब आ जाता है चैप्टर का मेन टॉपिक, द ग्रेट रिवॉल्ट ऑफ 1857। तो 1857 आते आते ब्रिटिशर्स के खिलाफ लोगों का गुस्सा बढ़ता ही गया, जिस वजह से एक रिवोल्ट हुआ जिसको हम ग्रेट रिवोल्ट ऑफ 1857 के नाम से जानते हैं, जिसने ब्रिटिश राज्य के शासन को उसकी जड़ों तक हिला के रख दिया। अब इस रिवोल्ट के कॉजेस क्या थे? ये रिवोल्ट किस किन वजहों से लड़ा गया? तो पॉलिटिकल कॉजेस यानी कि राजनीति के कॉजेस क्या थे, कारण क्या थे? तो जो ब्रिटिशर्स की जो लैंड रेवेन्यू पॉलिसीज थी, जैसे कि परमानेंट सेटलमेंट, रियोत वाली सेटलमेंट, महल वाली सेटलमेंट, इनसे चीफ्स और लैंडलॉर्ड्स का कुछ भला ना होता और बस सारा का सारा पैसा ब्रिटिशर्स के पास ही चला जाता। तो इस वजह से चीफ्स एंड लैंडलॉर्ड्स भी एंग्री थे, क्योंकि इनकी पावर्स और प्रिविलेजेस सब चली गई। कुछ लैंडलॉर्ड्स जो ब्रिटिशर्स से एंग्री थे वो थे तिरुनेलवेली, अलीगढ़, त्रवणकोर के। इन लोगों ने 1857 से पहले कुछ लोकल रिवोल्ट्स भी करे थे, अपना गुस्सा जताने के लिए और अपनी मांगे पूरी करवाने के लिए। साथ ही साथ ब्रिटिशर्स ने सब्सिडरी अलायंस और डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स यूज करके और रूलर्स की टाइटल्स और पेंशन्स को डिसकंटिन्यू करके भी कुछ टेरिटरीज हथिया ली। इस वजह से रानी लक्ष्मीबाई झांसी की नाना साहेब, जो कि पेशवा बाजीराव टू के अडॉप्टेड सन थे, उनसे उनके राज्य छीन लिए गए। उन्होंने यहाँ तक कि अवध के नवाब वाजिद अली शाह को भी अच्छे से शासन ना करने के इल्ज़ाम पर सत्ता छीन ली। जो बहादुर शाह टू थे, जो उनके आने वाली जो पीढ़ियाँ थी, उनको भी बहादुर शाह जफर टू की डेथ होते ही लाल किला खाली करने के ऑर्डर्स दे दिए गए। इस वजह से लोगों में काफ़ी ज़्यादा गुस्सा और विरोध की भावना थी। अब हम इन सब स्टेट्स को एक एक करके पढ़ेंगे, मेजरली अवध को, कि ऐसा क्या हुआ जो लोगों में इतना ज़्यादा गुस्सा था डिटेल में। तो सबसे पहले आ जाता है अवध। अवध को ब्रिटिशर्स ने बफर स्टेट में कन्वर्ट कर दिया था 18th सेंचुरी में। अवध ने सारी की सारी सब्सिडरी अलायंस की टर्म्स एंड कंडीशंस भी मान ली थी। 1856 में जो ब्रिटिश रेजिडेंट था, ये एक्चुअली ब्रिटिश रेजिडेंट सब्सिडरी अलायंस में आता है, जो आता है चैप्टर नंबर 2 कॉलोनाइजेशन की ऑफ इंडिया में। तो इसके ऊपर भी मैं वीडियो बनाऊंगा। तो अब आप ये जो सब्सिडरी अलायंस की बात हो रही है और भी जो सारी पॉलिसीज हैं, इनको आप डिटेल में पढ़ सकते हो और समझ पाओगे। तो जो ये ब्रिटिश रेजिडेंट था, उसने 1856 आते आते अवध के राजा से सारी पावर्स ले ली थी। अवध का राजा बस कहने का राजा था, पर असली पावर्स ब्रिटिशर्स के पास थी, जिस वजह से स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन लड़खड़ा गया और लोगों को इसका भुगतना पड़ा। ब्रिटिशर्स ने अवध के धन दौलत, उसके रिसोर्सेज का भी गलत फ़ायदा उठाया। उन्होंने अवध से काफ़ी सारे लोगों को चुना अपनी आर्मी के लिए, ताकि उनके पास एक काफ़ी बड़ी सेना आए जो ब्रिटिशर्स के लिए इंडिया के अलग अलग पार्ट्स में युद्ध लड़े। कंपनी के जो मर्चेंट्स, जो कंपनी के सर्वेंट्स थे,
उन्होंने अवध के सारे पैसे को अपने कामों में उड़ा दिया। जो अवध के इंडिगो प्लांटर्स थे उनको भी परेशान किया गया, उनको भी एक्सप्लॉइट किया गया। 1856 में जैसे कि अभी हमने पढ़ा, ब्रिटिशर्स ने अवध को एनेक्स कर लिया था मिस गवर्नेंस के ग्राउंड पे। वाजिद अली शाह उस वक्त अवध के रूलर थे, उनको कलकत्ता भेज दिया गया था। जबकि वो तो ब्रिटिशर्स के हमेशा लॉयल रहे थे, उनकी हमेशा बात मानते थे, तब भी वाजिद अली शाह को बिट्रे किया गया, उनके साथ धोखा किया गया ब्रिटिशर्स के द्वारा। अब जब अवध को एनेक्स कर लिया गया तो काफ़ी सारे लोगों में गुस्सा था। तो अवध के लोग थे उनमें काफ़ी ज़्यादा गुस्सा था ब्रिटिशर्स के खिलाफ। जो क्राफ्ट्समैन थे या फिर जो भी एंटरटेनर्स थे, उनसे उनके रूलर की जो प्रशंसा थी, यानी कि जो उनके रूलर उनको सपोर्ट करते थे या अच्छी परफॉर्मेंस पे जो पैसे देते थे, जैसे हमने काफ़ी सारे सीरियल्स में देखा है, हिस्टोरिकल या माइथोलॉजिकल सीरियल्स में, या फिर जो अवध के सोल्जर्स थे उनके जो आर्मी थी वो डिसबैंडेड हो गई, यानी कि उनका कोई लीडर नहीं था। उन सोल्जर्स की जॉब भी चली गई। जो लैंड होल्डर्स थे, यानी कि जो ज़मींदार हुआ करते थे, उनकी प्रिविलेजेस भी चली गई। साथ ही साथ वो सिपॉइज जिनके फैमिली में बाकी लोग किसान होते थे, उनको अब ज़्यादा रेवेन्यू पे करना पड़ेगा, क्योंकि जब वो सिपॉइज हुआ करते थे, यानी कि सैनिक हुआ करते थे, तो उनको रेवेन्यू में कुछ छूट दी जाती थी। पर अब जब वो आर्मी ही नहीं रही, तब उनको वो छूट भी नहीं मिलेगी, यानी कि एक तो उनकी जॉब्स भी चली गई, साथ ही साथ उनको रेवेन्यू भी हाई रेट पे करना पड़ेगा। ग्राफ में एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी बनता है, वो क्वेश्चन यहाँ से है, द एनेक्सेशन ऑफ अवध से लेके डिसकंटेंट अमंग डिफरेंट सेक्शंस ऑफ द पीपल। तो ये वो क्वेश्चन है। इसका मतलब ये हुआ कि जब अवध को अनेक्स कर लिया गया तो लोगों में किस प्रकार से क्यों गुस्सा था। तो इसका आंसर इसी पैरा में है, यहाँ द क्राफ्ट्समैन एंड एंटरटेनर से लेके लास्ट लाइन द होप्स ऑफ रिमिशन तक। तो एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में आपके पेपर में आ सकता है, तो आप इसको मार्क कर सकते हो। सोशल और रिलीजियस कॉजेस क्या थे जिस वजह से लोगों में गुस्सा आया। तो पहले सोशल कॉजेस पढ़ लेते हैं। जो इसमें 3 पैरा हैं, जो पहले 2 पैरा वो सोशल कॉजेस हैं, और जो ये 3rd पैरा है, जो ये बड़ा वाला पैरा है, ये रिलीजियस कॉजेस में आता है। पहले सोशल कॉजेस पढ़ लेते हैं। ब्रिटिशर्स काफ़ी सारे रिफॉर्म्स लाए, जैसे कि विडो रीमैरिज का, जिससे कि जो विडो है उसकी कंडीशन इम्प्रूव हो जाए, और भी काफ़ी सारे। इससे क्या हुआ कि जो ऑर्थोडॉक्स इंडियंस थे उनको ब्रिटिश से नफरत हो गई। जो कास्ट नॉर्म्स थे, जैसे कि जब अपर और लोअर क्लास के लोगों को एक ही जेल में या एक ही रेलवे कोच में सीट मिलती थी, उससे जो उनके कास्ट नॉर्म्स वायलेट हुए, इससे भी ऑर्थोडॉक्स इंडियंस गुस्सा थे। अपर कास्ट को लगा कि जो न्यू जुडिशियल सिस्टम है, इनसे उनके ट्रेडिशनल प्रिविलेजेस छिन रही हैं। पर जो फर्स्ट पैरा है उसको तो मैं मानता हूँ कि ब्रिटिशर्स ने विडो की कंडीशन अच्छी करने के लिए किया, पर जो सेकंड रीज़न है अपर कास्ट लोअर कास्ट वाला, इसमें ब्रिटिशर्स ने खुद से कुछ नहीं किया। जब ब्रिटिशर्स ने ट्रेन्स आए इंडिया में, तब ब्रिटिशर्स ने खुद तो अच्छे कोच रखे, और इंडियंस को उन्होंने जानवरों की ट्रीट किया। तो इसलिए उन्होंने सभी इंडियंस को बुरे कोचेस में डाल दिया, जानवरों की तरह ट्रीट करने के लिए। तो यहाँ पे उन्होंने अपर कास्ट लोअर कास्ट का तो कुछ नहीं किया, बट ये वो इनडायरेक्टली हो रहा था, इसलिए भी सोशल कॉजेज में आएगा। अब आ जाते हैं रिलीजियस कॉजेस। जो इंडिया में यूरोपियन मिशनरीज आई, वो चाहते थे कि लोग क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हो जाएं, अपने आप को क्रिश्चियन बना लें, जो वेस्टर्न एजुकेशन है उसको फॉलो करें और ट्रेडिशनल इंडियन एजुकेशन को फॉलो ना करें। इंग्लिश इंडिया की ऑफिशियल लैंग्वेज बन जाए और पर्शियन हट जाए। पर्शियन इसलिए थी क्योंकि उससे पहले मुगल रूल चल रहा था, जिस वजह में मेन लैंग्वेज पर्शियन थी। जो लैंड्स टेम्पल्स और मॉस्क के पास होता था, उन पे भी टैक्स लगना शुरू हो गया, जो पहले नहीं लगता था। और पहले ऐसा होता था कि अगर कोई भी पर्सन अपना रिलीजन चेंज करता है, तो जो भी प्रॉपर्टी है वो उस पर्सन को नहीं जाती, उसके किसी भाई को या बहन को या फिर जो कोई भी उनकी फैमिली को मेंबर होता है उसको चली जाती है। पर अब से अगर कोई भी क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट होगा
तो जो भी प्रॉपर्टी है वो उसी बंदे को जाएगी अगर उस पर उसका हक है तो। जिस वजह से हिंदूज और मुस्लिम्स दोनों के रिलीजियस बिलीव्स हर्ट हुए। नाउ लेट्स मूव ऑन टू इकोनॉमिक कॉजेस। जो न्यू लैंड रेवेन्यू पॉलिसीज थी इनसे जमींदार के भी लैंड चलेगा और पीजेंट्स के तो क्या ही बोले, वो तो बहुत ज़्यादा ही गरीब हो गए क्योंकि जो टैक्स कलेक्शन था उसमें काफ़ी हाई रेवेन्यू रेट्स थे। ब्रिटिश पॉलिसी से इंडिया की हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज भी चली गई, एग्रीकल्चर भी चला गया क्योंकि फार्मर्स के पास इतना ज़्यादा कर्ज हो गया कि वो खेती कर ही नहीं सकते। और उनकी वजह से इंडिया में फेमाइन्स यानी कि सूखा पड़ना एक रेगुलर फीचर बन गया। अब भूख, अकाल, सूखा ये सब रेगुलरली पड़ने लगे। इसके अलावा वो इंडियन रूलर्स जिनकी पावर छिन गई थी वो अपने इंडियन क्राफ्ट को, जो इंडियन क्राफ्ट को बनाते थे उन लोगों को पैसा देके सपोर्ट नहीं कर सकते थे, जिस वजह से जो आर्टिशियंस थे, जो सोल्जर्स थे, वो भी अनएम्प्लॉयड हो गए। नेक्स्ट टॉपिक इज मिलिट्री कॉजेस। तब जो ब्रिटिश के टाइम पे जो इंडिया की आर्मी थी उसमें से हर 8 में से 7 लोग इंडियन हुआ करते थे और कोई एक जाके यूरोपियन हुआ करता था। पर सिपाहीज को गुस्सा इस बात का था कि उनकी जो सैलरीज थी वो भी कम हुआ करती थी और जो प्रमोशंस थे वो ब्रिटिश सोल्जर्स के जितने नहीं हुआ करते थे। जो हाई पोस्ट होती थी वो सिर्फ ब्रिटिश सोल्जर्स के लिए रिजर्व थी। साथ ही साथ जब भी वो वॉर पे जाया करते थे तो उनको कुछ स्पेशली पैसे मिला करते थे ताकि अगर उनको वॉर में कुछ हो जाए तो वो पैसा उनकी फैमिली के काम आ जाए और वो उनकी फैमिली अपना गुजारा कर सके। पर ये जो पैसा मिलना था इसको भी ब्रिटिशर्स ने बंद कर दिया, जिस वजह से सोल्जर्स में डिसकंटेंट था। साथ ही साथ उन सिपाहीज जो दाढ़ी रखते थे या मूछें रखते थे या अपनी कास्ट से रिलेटेड चिन्ह जैसे कि ओम या कुछ भी अपनी बॉडी पर बनवाते थे वो भी बंद कर दिया गया। साथ ही साथ पगड़ी या फिर और सुआपा जो बांधते थे उसको भी लेदर कैप्स से रिप्लेस कर दिया गया, यानी कि सोल्जर सब सुआपा या फिर पगड़ी नहीं बांध सकते, उनको बस लेदर कैप्स ही पहननी होंगी। इन सब रूल्स की वजह से वेल्लोर जो सिटी थी उसमें 1806 में एक रिवॉल्ट हुआ, सिपॉय रिवोल्ट। इन रेगुलेशंस के खिलाफ कुछ और सिपॉयज ने रिवोल्ट किया था जब 1824 ब्रिटिशर्स ने उनको ऑर्डर दिए कि आप बर्मा जाओ यानी कि म्यांमार जाओ थ्रू सी। इस वजह से उनके जो सोशल तब्बूज थे वो यानी कि सोशल नॉर्म्स थे उनको भी हार्म हुआ, क्योंकि उनके ऐसे नॉर्म्स हुआ करते थे कि अगर आप समुद्र को लांग के जाओगे यानी कि समुद्र पर बोट चला के जाओगे तो समुद्र का अपमान होगा, जिस वजह से 1824 में भी सिपॉयज ने बैरकपुर में रिवोल्ट किया ब्रिटिशर्स के खिलाफ। अब और ऐसे रिवोल्ट्स ना हो इस वजह से 1856 में जनरल सर्विस एनलिस्टमेंट एक्ट आया, जिसमें कहा गया कि अगर किसी भी सिपाही को ऑर्डर आता है कि उसको अब्रॉड जाना है सी से, उसको जाना ही होगा। अगर उसको ऑर्डर आया है कि लैंड से जाओ तो उसको लैंड से ही जाना होगा। अगर सी से जाने का ऑर्डर आया है तो उसे उस कंट्री में उस प्लेस पे सी के थ्रू ही जाना होगा। अब अचानक ऐसा क्या हुआ कि इतना बड़ा रिवोल्ट हो गया, यानी कि ये सब तो कॉजेस थे पर उसमें चिंगारी लगाने का काम किस कॉज ने किया। तो 1856 में ब्रिटिशर्स ने एक न्यू राइफल इंट्रोड्यूस करी, एनफील्ड राइफल। ये अब कंपनी के सोल्जर्स के लिए कंपलसरी हो गई थी। तो इसकी जो कार्ट्रिज होती थी इस राइफल की उस पे ग्रीस कैप होता था, जिसको जब भी यूज़ करने से पहले मुंह से छील के फेंकना होता था। अभी एक हिंदूज एंड मुस्लिम्स को ये पता चल गया कि इसकी जो ग्रीस है ये काउज और पिग्स के फैट से बनी हुई है, जिस वजह से उनके रिलीजियस बिलीफ हर्ट हुए और ये खबर जंगल की आग की तरह हर जगह फैल गई। कुछ प्लेसेस पे तो सिपॉयज ने इस राइफल को यूज़ करने से भी मना कर दिया। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आगे का चैप्टर हम पार्ट 2 में करेंगे, जो कि आउटब्रेक ऑफ रिवोल्ट और रिवोल्ट में क्या हुआ, उसका रिजल्ट क्या था, ये सब पार्ट 2 में हम कवर करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय।